मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्र से जाति जनगणना करवाने की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही पूर्व में लालू प्रसाद यादव ने भी जातिगत आधार पर जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाति जनगणना पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें राज्य के राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि शामिल थे। के अलावा बैठक में उनके साथ तेजस्वी यादव भी शामिल थे। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कहना है कि देश को जातिगत आधार पर जनगणना कराने की जरूरत नहीं है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में देश के लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर ली जाए। यह कई आयामों पर होती है, परंतु मुख्य रूप से यह जाति, धर्म और भाषाओं के आधार पर रहती है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तत्कालीन विवाद कैसे शुरू हुआ है। इस बार के संसद सत्र शुरू होने के दूसरे दिन ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को यह जानकारी दी कि इस बार की जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा बाकी कैटेगरीज का कास्ट इन्यूमरेशन अर्थात जाति जनगणना नहीं होगी। यहीं से तत्काल विवाद यहां पर शुरू हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार ने यह वादा किया था कि जो भी आगामी जनगणना होगी उसमें हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। अब जब जाति जनगणना का समय आ चुका है तो सरकार का ये कहना है कि जाति जनगणना हम नहीं करवाएंगे। इसी कारण से वर्तमान में तत्कालीन विवाद बना हुआ है। वैसे तो दुनिया के लगभग देश प्रत्येक 10 से 11 साल पर अपने देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसके आधार पर ही यह नीतियां बनाते हैं। जाति आधारित जनगणना भारत में आखिरी बार 1931 में हुई थी। 1941 में सरकार का पूरा ध्यान दूसरे विश्व युद्ध पर था, जिसके चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। आजादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना शुरू हुई थी तो जाति का मसला उठाया गया। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना से समाज ताना बाना बिखर जाएगा। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। वास्तव में जिन कारणों के आधार पर जाति आधारित जनगणना की मांग खारिज की थी वह आज भी जस के तस समाज में मौजूद है। जैसे भारत सरकार का ओबीसी डेवलपमेंट फंड है, अब इसमें कितने रुपए होने चाहिए? या फिर केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में 7,000 करोड़ का एक बजट है जो राज्य को ओबीसी विकास के लिए दिया जाता है, लेकिन यह किस आधार पर दिया जाएगा, किसको कितनी राशि मिलेगी, यह तय करना कठिन होता है, क्योंकि आखिरी आंकड़ा तो 1931 का ही है। वर्तमान में ओबीसी की संख्या तो मालूम ही नहीं। कई राज्य सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ ओबीसी आरक्षण कम है। ओबीसी टर्म का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हिंदी में कहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके अंतर्गत बहुत सी जातियां आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत सरकार के लिए ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देना ही अनिवार्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 1992 के एक निर्णय के परिणाम स्वरूप सिविल सेवा के 27% पदों को ओबीसी के सदस्यों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता हुई। ओबीसी की पॉपुलेशन 42% है, जबकि रिजर्वेशन 27% लोगों को ही है। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की देश में संख्या 52% है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में 2006 का यह आंकड़ा 41% तक आ गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने अपना 68वां सर्वेक्षण रिपोर्ट जून 2013 को जारी किया था। एक महानिदेशक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण का संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इन सर्वेक्षणों के अलावा NSSO ग्रामीण और शहरी कीमतों पर डेटा एकत्र करता है और फसल आंकड़ों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के संविधान में ओबीसी को सामाजिक व शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में शिक्षा के 27% आरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14% है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने डेटा देकर बताया कि हमारे यहाँ कुल ओबीसी की संख्या 50% है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि उनके यहाँ ओबीसी का
जनसंख्या 60% है और आरक्षण केवल 14% है। ऐसी स्थिति झारखंड और राजस्थान में भी देखने को मिलती है। उड़ीसा में अभी कोई आरक्षण दिया नहीं जा रहा है क्योंकि वहां की सरकार कह रही है हमारे पास कोई पुख्ता डेटा ही नहीं है, तो हम किस आधार पर यह सुनिश्चित करें कि कितने लोगों को आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण आदि से जुड़े अगर कोई मुकदमे कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आंकड़े मांगता है, लेकिन जब यह आंकड़ा नहीं होता है तो कोर्ट बिना आंकड़े के मात्र तथ्य और जरूरत के आधार पर फैसला न सुनाते हुए मुद्दे को टाल देता है और परिणाम स्वरूप तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। वर्ष 2017 में जब भारत सरकार को लगा कि भारत में कुछ जातियां आरक्षण का अधिक लाभ ले रही है और कुछ तक यह लाभ तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तब ओबीसी के अंदर बंटवारे के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन मुख्य रूप से केंद्रीय ओबीसी सूची में मौजूद 5000 जातियों को उपवर्गित करने के लिए किया गया था। लगभग सभी राज्य इस फैसले से संतुष्ट थे, पर वर्तमान में जाति आधारित राजनीति इतनी बढ़ गई है तो ऐसे में केंद्र सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां आ रही है। हाल ही में एक डेटा सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां कुर्मियों ने ले रखी है, पर यह सबसे ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा, यह तभी सामने आएगा ना जब हमें पता होगा कि कुर्मी की जनसंख्या उस इलाके में कितनी है। इस वजह से हुआ ये कि 2017 में बनी ये कमेटी, जिसे अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने का समय दिया गया था, उसे 2021 में 11वां एक्सटेंशन मिला है। हाल ही में एक डेटा सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तर भारत में सबसे अधिक नौकरियां कुर्मियों ने ले रखी है, पर यह सबसे ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, यह तभी सामने आएगा जब हमें मालूम होगा कि कुर्मियों की आबादी वहां पर कितनी है। इस वजह से हुआ ये कि 2017 में बनी ये कमेटी, जिसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, उसे 2021 में 11वां एक्सटेंशन मिला है। सरकार का कहना है कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का भी कोई प्लान नहीं है। 2010 की बात करें तो बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना के पक्ष में एक तर्क दिए थे। उन्होंने कहा था कि ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में 10 साल और अधिक लग जाएंगे। ये तब की बात है जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी। गोपीनाथ मुंडे जैसे बीजेपी के ओबीसी चेहरों ने जोरों शोरों से जातीय जनगणना की मांग की थी, पर पिछले महीने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार से जातीय जनगणना पर फिर से सवाल पूछा गया था कि 2021 की जनगणना जातीय के हिसाब से होगी या फिर नहीं होगी। तब सरकार का लिखित में जवाब आया था कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का अभी कोई प्लान नहीं है। जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? जातीय जनगणना बिल्कुल अवैज्ञानिक है, इसे ऐसा बता करके अभी इसका विरोध किया जा रहा है। इसके नुकसान के पक्ष में तमाम तरह की बातें कही जा रही है। कहते हैं गणना यदि गरीबी दूर करने के लिए की जा रही है तो फिर सीधे गरीबी और उसके कारणों की खोज क्यों नहीं की जाती? क्या देश में एक भी जाति ऐसी है जिसका हर सदस्य गरीब या फिर हर सदस्य अमीर हो? फिर गरीबी हटाने का आधार जाति को कैसे बनाया जा सकता है? काका कालेकर और मंडल आयोग के समय में जातियों के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए थे। ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिए जातियों का काम चलाओ आधार बना लिया गया था। 1931 की जनगणना के अंग्रेज कमिश्नर डॉक्टर J.H. हट्टन ने साफ लिखा था कि सही जातीय गणना असंभव है, क्योंकि लोग अपनी हैसियत ऊंची दिखाने के लिए अपनी जाति कुछ भी लिखवा देते हैं। एक प्रदेश में जो शूद्र है दूसरे में वे ब्राह्मण है, एक जनगणना में जो वैश्य है दूसरी जनगणना में वो शूद्र है। जाति प्रथा के प्राण ऊंच नीच में बसे हैं। एक ही जाति में ऊंच नीच के कई स्तर होते हैं, उनमें रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है। देश में जानी मानी लगभग 6000 जातियां हैं, उनमें भी कई सारी हजारों छोटी मोटी जातियां हैं, उनका वैज्ञानिक गणना संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने रविवार को ट्वीट जारी करके कहा है कि बीजेपी कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही है, इसलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से मिलने वाले बिहार के प्रतिनिधि मंडल में भी बीजेपी शामिल है। हालांकि इस बयान से सोशल मीडिया पर ढेर सारी असहमति भी देखने को मिली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।